नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है। इस वीडियो में कोर्ट परिसर का दृश्य है और मामले का याचिकाकर्ता जो खुद वकील ही है, उसके द्वारा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों, जो कि एक पीठ है, 2 सदस्यीय पीठ, उन पर कुछ कागजात फेंकते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को गाली देते हुए सुना जा रहा है। बाद में उस वकील को सुरक्षा कर्मियों ने कोर्ट रूम से हटा दिया। निश्चित तौर पर ये जो घटना घटी और इस घटना में दोषी कौन है, एक याचिकाकर्ता जो कि खुद ही कानून का जानकार है और वकील है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई जो उनको, वकील को, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग और ऐसा कृत्य जो कि निश्चित तौर पर निंदनीय है को करने के लिए विवश होना पड़ा। इस संबंध में मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई के ऊपर भी एक वकील ने जूता फेंका था। भरे कोर्ट रूम में घटित इस घटना को लेकर बार एसोसिएशन उस वकील पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को ये कहते हुए छोड़ दिया कि वो इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हालांकि जब कोर्ट रूम से दोषी वकील को बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने जिस तरह की नारेबाजी की थी, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि कल के इस वीडियो में जिसमें कि याचिकाकर्ता वकील ने खुद ही अपने फाइल के कुछ कागजात बेंच की ओर उछाले हैं, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उस देसी वकील जिसने कि मुख्य न्यायाधीश पर जूते उछालने की कार्य किया था, उस पर ही अगर उस समय कड़ा निर्णय हो गया होता तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये घटना कालांतर में न घटती या इस असहज स्थिति का सामना माननीय उच्चतम न्यायालय के बेंच को न करना पड़ता। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि एक याचिकाकर्ता, पढ़ा लिखा वकील, कानून का जानकार होने के बावजूद भी इस स्थिति पर करने के लिए वो विवश हुआ, जिसे कि वो पेशेवर इज्जत देता है, जजों को मी लॉर्ड कहता है। कहीं
इस बात में याचिकाकर्ता में कोई बात ऐसी तो घर नहीं कर गई जिसके के कारण उसे ये लगा हो कि उसे न्याय मिलने वाला नहीं है, या उसने भी ये सोचा होगा कि जब जूते उछालने वाले जज के खिलाफ, क्षमा करें, वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हो सकता है उसे भी इसी प्रकार से छोड़ दिया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो दोषी वकील के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, लेकिन मेरा मानना है कि इस घटना का गहराई से निरीक्षण और परीक्षण किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थितियों जिस तरह से माननीय न्यायालयों में लाखों मामले पेंडिंग हैं। जिला न्यायालय की तो स्थिति इतनी बुरी है कि उसमें तो एक कहावत बन गई है कि कब न्याय होगा ये सिर्फ भगवान ही जानता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों की हालत भी काफ़ी गई गुजरी है। इस पेंडेंसी के लिए हम किसी जज को या बेंच को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सत्ताधारी दल के साथ अपनी गलबहियां कहते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जो कि दलों का विभाजन हुआ, जिसमें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, उस मामले में कोर्ट ने किस प्रकार से राज्यपाल को दोषी ठहराया था और यहाँ तक कहा था कि ये सरकार असंवैधानिक है और राज्यपाल ने अपने अधिकारों से आगे जाके इस तरह की कार्रवाई की है। अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो वो उनकी सरकार को बहाल कर देते, लेकिन दुख की बात है कि वो सरकार चलती रही। इसी प्रकार चुनावी चंदे को लेकर माननीय न्यायालय ने कठोर टिप्पणियां की और उस बॉन्ड को, जो जिस बॉन्ड के जरिए उद्योगपतियों या अन्य लोगों से चुनावी चंदा लिया जा रहा था, उसको असंवैधानिक बताते हुए उसको रोकने की बात कही। लेकिन जो चंदा उस असंवैधानिक प्रक्रिया की तरह वसूला गया, वो चंदा संबंधित पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के पास वैसा का वैसा ही बना रहा। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर, EVM मशीन की विभिन्न कार्यशैली को लेकर, यहाँ तक कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी जिस प्रकार से विपक्षी दल और सामाजिक संगठन कोर्ट में पहुँचे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को दोषी बताते हुए, गलत बताते हुए माननीय न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। न्यायालय ने भी टिप्पणियां अच्छी की। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर 10 लोग भी ऐसे मिल जाएंगे तो वो पूरी SIR प्रक्रिया को रोक देंगे। लेकिन हुआ क्या, उस प्रक्रिया के कारण न सिर्फ बिहार में ये चुनाव जीत लिया गया, बल्कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाता
को असंदिग्ध बताते हुए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया। न्यायालय के एक न्यायाधीश ने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि चलिए कोई बात नहीं, अगली साल अगले चुनाव में वोट डाल लीजिएगा। जो व्यक्ति 27 लाख लोग जो न्याय पाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुँचे थे विभिन्न संगठनों के जरिए, उन्हें इस तरह की बात कह कि एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी पक्ष यानी कि सत्ता के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। इसी प्रकार किस प्रकार से तोड़ फोड़ हो रही है दलों में, किस प्रकार से सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, उन्हें उनकी पार्टियां की पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन माननीय न्यायालय इस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आखिर विपक्ष क्या करे या अन्य राजनीतिक दल क्या करें जो सत्ता के साथ नहीं है? क्या इसी प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जाती रहेगी? और जिस तरह से माननीय न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें सांसद या राज्यपाल बनाया जा रहा है, उसने भी ये बात खड़ी कर दी है कि सत्ताधारी दल से न तो वो सवाल कर पाएंगे और न ही न्यायालय से उन्हें सरकार के खिलाफ जाने पर न्याय ही मिल पाएगा। आखिर क्या कारण है कि सरकारें जजों के साथ या न्यायालय में एक तरफ तो ये घोषणा करती कि फालतू मुकदमेबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरन जब लोग न्याय पाने के लिए न्यायालय में पहुँचे तो एक तो वर्षों तक उनका फैसला ना आए, अगर आए भी तो वो सत्ता के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे। तो आखिर आप ये बताइए कि लोगों के मन में न्याय और न्यायाधीशों के लिए गुस्सा और आक्रोश तो पैदा होगा ही। क्या ये घटना एक आक्रोश का परिणाम है? वैसे मैंने जैसा कि बताया आपको कि हालांकि मैं इस घटना का समर्थन नहीं करता, लेकिन माननीय न्यायालय को भी अपनी प्रतिष्ठा और माननीय न्यायाधीश को भी अपने पद के अनुसार लोगों को न्याय देने की कोशिश करना चाहिए। उन्हें केवल मीठी मीठी टिप्पणियां करके उसी सत्ता के साथ, उसी सत्ता के रहमो करम पर नहीं छोड़ देना चाहिए जिसने कि उनका हक छीना है। आशा है कि इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस संबंध में दोनों पक्षों को भी देखा जाना चाहिए कि आखिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस स्तर तक कैसे उतरा कि उसने अपने ही न्यायाधीशों की तौहीन कर दी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे छोटे से चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।